नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जुडिशरी। नाउ दोस्तों, वी ऑल नो दैट आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 11 दिसंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से संबंधित एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट पास कर दी है। वी ऑल नो दैट हम सभी ने न्यूज आर्टिकल्स ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, पर इस वर्डिक्ट का, इस जजमेंट का हमारी एग्जामिनेशन से कितना रिलेशन होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई बड़ी जजमेंट आती है तो वो डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन से पूछी जाती है। जो भी हमारी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे डीजीएस हो या अदर कोई रेलिवेंट जुडिशरी हो, मे बी यूपीएससी से भी आप कंसीडर इसे करा सकते हैं, वहां पर भी इसके मैक्सिमम चांस अब बन रहे हैं कि ये आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम यहां पर आप लोगों के साथ कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि 11 दिसंबर को क्या हुआ। ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस थे, चाहे सीजीआई हो या अदर जजेस बेंच है, उन्होंने अपना क्या फैसला यहां पर दिया, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कुछ बेसिक चीजें कि देखिए स्टेटहुड के लिए यहां पर अप्लाई कर दिया गया है, इसके अलावा इलेक्शंस को डिले कर दिया है, बट व्हाट अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, उनके बारे में यहां पर कोई भी बात नहीं कर रहा। बिकॉज वी ऑल नो दैट अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी हाईलाइटेड पॉइंट्स में से नहीं पूछेगा। इसके अंदर जो डीपली ऐसे पॉइंट बनते हैं जिनको कवर अप नहीं किया गया, वहां से क्वेश्चन रेज होते हैं। तो आज के मैं सेशन में आप लोगों को कंप्लीटली ए टू जेड पॉइंट कवर कराने वाला हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम यहां पर रोजाना आप लोगों के लिए इसी प्रकार से लेटेस्ट जजमेंट यहां पर लाने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा रिलेटेड साबित होने वाली है। सो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। अब सबसे पहले आपको जानना होगा डेट के बारे में। 11 दिसंबर 2023 को यह इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुई है। तो सबसे पहले तो यह डेट आपको यहां पर याद रखनी जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यह सबसे बेसिक पॉइंट यहां पर हमारे लिए बन रहा है। नाउ अब हम बढ़ते हैं इस जजमेंट में क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखे गए, ये कंप्लीट ए टू जेड जानकारी यहां पर मैं अब आपको देने वाला हूं। कनेक्ट रहिएगा आप हमारे साथ। यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट आ रही है हमारी तरफ से यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ओपन हो चुका है आपके सामने। जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट हैं वो मैं यहां पर आपको कवर कराने वाला हूं। एक तरीके से जजमेंट को मैं कंप्लीटली आपको कवर करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको जो मैंने ऑलरेडी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को यह जजमेंट पास करी, तो यह डेट आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आफ्टर दैट यहां पर क्या हैपेल्ड किया गया, क्या फाइनलाइज किया गया कि जो यहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में, वी ऑल नो दैट 2019 में 5 अगस्त को ये मैटर डिसाइड हुआ था, मतलब कि जो रिपील किया गया था 370 को, जो यहां पर स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको रिपील कर दिया गया। तो ये बेसिक चीज है जो यहां पर आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब देखिए, कोर्ट ने यहां पर यही बात किया कि देखिए यहां कोई भी इंटरनल सवर्निटी नहीं बनती, कोई भी ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती जो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको यहां पर हमें कंकरेंस करना पड़े। क्यों? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जेके में अप्लाई करने के लिए। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर कोई भी ऐसा इंटरनल जुरिस्डिक्शन नहीं है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू एंड कश्मीर में, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई कराना चाहते हैं, आपको उस जगह जो स्टेट है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, उनकी कंकरेंस होनी अनिवार्य होगी।
मैं बताऊंगा रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 370 है उसका क्लोज 3 इस बारे में बात करता है। मैं आपको सारी चीज क्लियर करूंगा। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 370 था वो टेम्पररी प्रोविजन था। तो ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट याद रखिए। दूसरी चीज ये चीज कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन किस में कहा गया था, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यहां पर जो हमारे ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल थे, जो यहां पर यह बात की गई कि भाई यूनियन को अब जल्दी से जल्दी, यह भी चीज यहां पर हाईलाइट है, तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो यहां पर सॉलिसिटर जनरल के सबमिशन था कि भाई यहां पर यूनियन को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड है जो जम्मू कश्मीर का, जो अभी वी ऑल नो दैट यूटी वो बन चुकी है, उसका स्टेटहुड जल्दी से जल्दी पॉसिबली वहां पर रिस्टोर करना पड़ेगा। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तीसरा पॉइंट यहां पर निकला। और यहां पर कोर्ट को कोई भी जरूरी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई भी जरूरी नहीं है किस चीज के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए, कि यहां पर जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर का एक्ट है, यूटी एक्ट है, उसको वहां पर एडजुडिकेट करे कोर्ट। इसकी कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो वहां पर लद्दाख को यूटी बनाया गया वो भी वैलिड माना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा जो सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको डायरेक्शन इश्यू कर दी। यहां पर क्या कहा गया कि देखिए भाई, आपको इलेक्शन होल्ड करने पड़ेंगे यहां पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। कब तक होल्ड करने हैं? सितंबर 2024। ये चौथा पॉइंट यहां पर बना, यानी कि आज जो ये जजमेंट पास हुई है, ये 4 बड़े हाईलाइटेड पॉइंट यहां पर बने हैं। अब एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह चीज ध्यान रखनी जरूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप भी खुश हो जाएंगे कि सर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन आएंगे कि क्या इशू फ्रेम्ड हुए। वैसे तो देखिए, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि क्या क्या इशू फ्रेम हुए, बट इन केस अगर आपसे जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मेंस एग्जामिनेशन है, वहां पर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आया कि जो प्रोविजन है आर्टिकल 370 जो टेम्पररी है, क्या यहां पर उसे परमानेंसी का भी स्टेटस एक्वायर किया जा सकता है? ये पहला इशू फ्रेम था। दूसरा है कि जो आर्टिकल 367 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, किस पावर को इस्तेमाल करते हुए? अंडर पावर 370 सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज डी के तहत। तो यहां पर क्या वो सब्स्टिट्यूट कर सकती है? किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकती है? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और अगर जो वो सब्स्टिट्यूट किया गया है तो क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाना चाहिए? मतलब कि दोस्तों यहां पर जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो क्या अपनी पावर का यूज करते हुए, प्रेसिडेंट रूल अपनाते हुए, जब यहां पर कोई 370 जैसी स्टेटस में जो स्पेशल स्टेटहुड रखते हैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल बनता है और वहां पर यह चीज अप्लाई होती है कि भाई तुरंत वहां पर आपको कोई पर्टिकुलर रूल अप्लाई करना है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं हमारे, सॉरी वहां पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं, जो उनकी असेंबली होती है, उनसे परमिशन लेनी, उनकी भी अथॉरिटी लेनी अनिवार्य होती है। पर प्रेसिडेंट रूल के अंदर वहां पर यह चीज नेसेसरी नहीं होती। तो क्या यह चीज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानी जानी चाहिए? यह पॉइंट यहां पर रखा गया। तीसरा पॉइंट आता है कि क्या जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई हो सकता है आर्टिकल 370 क्लोज 1 ऑफ सब क्लोज डी के तहत? यह भी क्लियर हुआ है। बेसिकली मैं अगेन आपको बता दूं, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात जाएगी तो यहां पर जो मैंने हाईलाइट बताया उसमें कवर अप हो जाएगा, पर यही अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में आता है तो ये सभी पॉइंट ए टू जेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद ये आया है कि देखिए, एक मिनट में इसे ऊपर कर देता हूं, देखिए यहां से फोर्थ पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या जो यहां पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो रहा है, उसको रिपील किया जा रहा है, किसकी तरफ से? प्रेसिडेंट की तरफ से। क्या वो यहां पर रिकमेंडेशन ना लेना जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, क्या यहां पर वो इनवैलिड नहीं बना देता इसका? क्या इसे हम यहां पर क्लोज 3 के तहत मैंडेटेड मान सकते हैं? ये यहां पर हमारे
पॉइंट ऑफ इश्यू बन रहे हैं कोर्ट के सामने। इसके अलावा देखिए ज्यादा नहीं है, 8 पे ही फोकस है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा इश्यू बना था वो ये था वेदर द प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो घोषणा की गई थी, क्या जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व जो कर रहा था स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको क्या वैलिड माना जाना चाहिए? क्योंकि इस समय आपको पता है गवर्नर के थ्रू वहां पर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, तो क्या ये लीगली रूप से वैलिड होना चाहिए? ये सभी जवाब मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसके बाद क्या जो यहां पर प्रोक्लेमेशन हुई थी, एक तरीके से घोषणा आप इसे समझ सकते हैं, कोई चीज अप्लाई करने के लिए, किस चीज के लिए? प्रेसिडेंशियल रूल के लिए, जो दिसंबर 2018 में हुई थी और उसको बाद में एक्सटेंशन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। क्या ये भी यहां पर लीगली वैलिड है? ये देखिएगा, ये सारे पॉइंट हमारे यहां पर बन रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है ये, इसीलिए सभी लोग इसे कवर अप कर रहे थे। क्या यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या यहां पर इसके अंदर जो स्टेट को ब्यूरिफिकेटिंग किया गया था, एक तरीके से इसका मतलब आप समझ सकते हैं डिवाइड किया गया था दो अलग अलग यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनली टेरिटरीज में, क्या यह चीज लीगली वैलिड है? यानी कि जो इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जेके को दो अलग अलग यूटी में डिवाइड कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज में, क्या यह चीज लीगली वैलिड है? इसके अलावा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि आपको साफ समझ में आ जाए, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए लास्ट पॉइंट यही आया कि क्या यहां पर जो प्रोक्लेमेशन का टेन्योर था, यानी कि जितने समय के लिए वो घोषणा अप्लाई की थी अंदर आर्टिकल 356, क्या यहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो डिसॉल्व होनी चाहिए थी? क्या वहां पर जो स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको बाद में यूटी में, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, क्या यहां पर वैलिड एक्सरसाइज प्रैक्टिस की गई है? ये सारे क्वेश्चन कोर्ट के सामने थे, यही हमारे इशू कंसीडर हो रहे थे, इसीलिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इन सभी पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस कंक्लूजन पर पहुंचा। अब एक एक करके हम यहां पर ये सभी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना पॉइंट मैं आपको यहां पर बताऊं उतना ही आपको नोट डाउन करना है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जो मैंने आपको बताया, जो जो इश्यू फ्रेम्ड हुए थे कोर्ट के सामने, उसके तहत किस कंक्लूजन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए देखिए, पहला जो ये था, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को एडजुडिकेट करने की ही जरूरत नहीं होगी, क्या? प्रेसिडेंट रूल को। अब रीजन समझिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्यों? रीजन यहां आपको समझ में आना चाहिए एक एक फैक्ट। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि इस पॉइंट को हम एडजुडिकेट करें कि क्या जो प्रेसिडेंट ने अपने प्रेसिडेंट रूल के दौरान प्रोक्लेमेशन की थी, जो जो घोषणाएं की थी, वहां पर क्या प्रेसिडेंट रूल के थ्रू से करना चाहिए था, अनाउंसिंग द प्रेसिडेंट इन द स्टेट, क्या उसको स्टेट के दौरान प्रेसिडेंट घोषणा कर सकता था? क्यों नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि क्यों एडजुडिकेट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जो पिटिशनर थे वहां पर उन लोगों ने इन चीजों को ही चैलेंज नहीं किया। जब तक पिटिशनर की तरफ से ये पॉइंट चैलेंज नहीं हो रहे तो वाई हम उसे यहां पर एडजुडिकेट करें? और किसी भी केस के अंदर अगर कोर्ट ये पाता है कि नो मटेरियल रिलीफ कुड बी गिवन, कि वहां पर कोई भी मटेरियल रिलीफ नहीं दिया जा सकता बिकॉज वहां पर प्रेसिडेंट रूल था, तो वहां पर हमें कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने यही कहा कि कोर्ट फाउंड दैट नो मटेरियल रिलीफ कुड बी गिवन बिकॉज एज द प्रेसिडेंट रूल वाज विथड्रॉन इन अक्टूबर 2029, यानी कि 2019 में जो वो प्रेसिडेंट रूल था वो अक्टूबर 2019 में विथड्रॉ हो चुका था। प्लीज ये भी डेट नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब उसे विथड्रॉ करा गया। पहला पॉइंट हमारा ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट था कि जो भी डिसीजन होगा यूनियन का, जब स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो समझना, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए कोर्ट ने यहां पर कहा कि कुछ लिमिटेशन होती है यहां पर पावर की, किसकी पावर की? यूनियन और स्टेट की, जब यहां पर कोई प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान घोषणा की जा रही है। यानी कि
जब कोई प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई होता है और जो स्टेट और यूनियन है वहां पर जो भी प्रोक्लेमेशन हो रही है उस रूल के दौरान उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो बताया गया। यहां पर बताया गया कि जो स्कोप है पावर का यूनियन का वो टोटली डिपेंड होना चाहिए सरकमस्टांसिस के ऊपर, जो सिचुएशन वहां पर बन रही है उसके ऊपर। और कोर्ट ने यहां पर यही ऐड किया कि देखिए जो एक्सरसाइज है पावर की 356 के तहत आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो यहां पर रीजनेबल होनी चाहिए इन नेक्सस रिलेशन में, कि जो उसका ऑब्जेक्ट है प्रोक्लेमेशन का, जो उसके तहत आर्टिकल 356 के अंदर यहां पर पावर में यूज किया जा रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। क्या चीज? वो जो पावर है। मतलब कि देखिए आर्टिकल 356 का यूज करके जो पावर यूज की जा रही है वहां पर, यहां पर प्रेसिडेंट रूल के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पर हमेशा लिंक में रहना चाहिए। ऐसा नहीं पावर किसी और पर्पस के लिए यूज हो रही है और वहां पर ऑब्जेक्ट कुछ और फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यहां पर यह भी हेल्ड किया कि देखिए जब यहां पर कोई ऐसे इनोवेबल डिसीजन लिए जाएंगे यूनियन या फिर बिहाफ ऑफ द स्टेट, तब वहां पर यह चीज पॉइंट कंसीडर होगी। इसके अलावा यह बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूरी जजमेंट का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, क्योंकि यह भी यहां पर आपसे हाईलाइटेड करके पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। देखिएगा यहां पर यह कहा कि देखिए जो हर डिसीजन यहां पर यूनियन या स्टेट की तरफ से लिया जा रहा है प्रेसिडेंट के रूल की तरफ से, हम उसे ओपन नहीं कर सकते चैलेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। स्टैंड स्टिल मतलब उसको होल्ड पर डाल दिया जाएगा। रीजन ये है कि देखिए अगर कोई प्रेसिडेंशियल रूल बना है वहां पर यूनियन या स्टेट इस तरीके से पावर इंप्लीमेंट करते हुए कोई डिसीजन ले रही है और ऐसे उसके हर डिसीजन को चैलेंज कर लिया जा रहा है, तो इससे यह नुकसान होगा कि वो चीज होल्ड पर आ जाएगी। कोई स्टेप लेगा फिर चैलेंज हो गया, फिर स्टेप लिया फिर चैलेंज हो गया। तो इसीलिए हम हर पॉइंट को वहां पर चैलेंज नहीं कर सकते। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछी जा सकती है आपसे कि किस जजमेंट में रखा गया था, इसीलिए मैं आपको डीपली कवर अप करा रहा हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आया कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यहां पर सवर्निटी का एलिमेंट नहीं रखते जब उसे यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ज्वाइन किया गया। सवर्निटी मतलब एक अलग जुरिस्डिक्शन पावर एक्सरसाइज करने का राइट नहीं रखते। समझ में आया आपको? कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखिए जो प्रोक्लेमेशन हुई थी महाराजा की, ये बैक की बात कर रहे हैं, 1947 के टाइम की बात आ रहा है ये टाइम फ्रेम। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक हिस्ट्री भी लेकर आओ मैं, किसकी? कि जो आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट हुआ है जेके के अंदर, उसकी एक हिस्ट्री भी आप लोगों के लिए लेकर आऊं जिसमें सारा बताऊं कि कैसे यहां पर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी कि आईओ इंप्लीमेंट हुआ था, जिसके तहत चॉइस थी वहां पर प्रिंसिपल स्टेट्स की कि वो इंडिया को चूज करे या पाकिस्तान को चूज करे, उनका एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वो क्यों हुआ? किस प्रोविजन के तहत हुआ? किस एक्ट के अंदर हुआ? तो अगर आप चाहते हैं इसकी एक हिस्ट्री लेकर आऊं, ज्यादा बड़ी नहीं, जो आप नोट डाउन भी कर सके और समझ भी सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं लेकर आ जाऊंगा। देखिएगा यहां पर बताया कि जो पुराने समय की बात कर रहे हैं कि जो प्रोक्लेमेशन थी महाराजा की, क्या चीज? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो सुपरसेड हो जाएगा। मतलब कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जेके का, उसके सामने वो धुंधला हो जाएगा, उसके नीचे वो दब जाएगा। इतना समझ के चले, समझना जरूरी है क्या मतलब है। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि जो पैराग्राफ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का, उसको हम सीज टू एक्सीड मानेंगे, उसको यहां पर अभी खत्म माना जाएगा। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसे सेटअप किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसकी रिटेन सवर्निटी मानी जाती है। तो सीजीआई ने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में यही कहा कि देखिए यहां पर इस चीज को हम क्लियरली एब्सेंट मानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर का, वी ऑल नो दैट जेके का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और हमारा इंडिया का अलग था, उनमें अलग चीजें थी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जेके का वहां पर रेफरेंस लेना सवर्निटी का, यह चीज क्लियरली एब्सेंट थी। ऐसी कंडीशन में तो जो स्टेट है जम्मू और कश्मीर की वो इंटीग्रल पार्ट बन जाती है फ्रॉम आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इसीलिए उसको इंटीग्रल पार्ट बोला जाता था। अब सीजीआई ने यहां पर यही कहा कि देखिए जितनी भी स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर, उनकी कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है। ये अलग, सबसे जो आखिरी में स्टेटमेंट होती है ना यहां पर, वो अलग तरीके से आपको समझना होता है। ये तो एक्सप्लेनेशन हम आपको दे देते हैं कि जितनी भी स्टेट है हमारी कंट्री में, उनकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है।
और यहां पर वो डिफरेंट डिग्रीज के सिचुएशन में अप्रोच होती है। जो हमारा आर्टिकल 371A है और उसका 371G है, वो एग्जाम्पल है कि कैसे उन स्टेट में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की जाती है। और इसे हम सिस्टमैटिक फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसके अंदर कुछ डिफरेंट स्पेशल प्रैक्टिस हो रही है तो वो सिस्टमैटिक फेडरेशन मानी जाएगी। और इसी चीज को आखिरी में कहा कि देखिए इसी वजह से, इसी कारण से जो आर्टिकल 370 का फीचर था जम्मू एंड कश्मीर में, हम उसे सिस्टमैटिक फेडरलिज्म कहेंगे, ना कि अलग एक सवर्निटी, यानी कि अलग एक जुरिस्डिक्शन का रूल नहीं कहेंगे, बल्कि उसे सिस्टमैटिक फेडरेशन कहा जाएगा। तो यह पॉइंट भी आपका यहां पर बन गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल, उन्होंने कहा कि देखिए ये सिस्टमैटिक फेडरलिज्म है कि वहां पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करे जा रहे हैं जेके में, उसको आप एक सवर्निटी का नाम नहीं दे सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल 370 क्या एक टेम्पररी प्रोविजन था, इसके ऊपर भी बात की गई। देखिए जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 370 वहां पर एक टेम्पररी प्रोविजन था। अगर आप हिस्ट्री को देखें, वो टेम्पररी समय के लिए लगाया गया था और इसी वजह से उसे हम टेम्पररी और जो लिमिटेड, इसे ट्रांसिटरी मतलब लिमिटेड टाइम के लिए प्रोविजन मानेंगे। कोर्ट ने कहा कि जो पावर होती है प्रेसिडेंट की आर्टिकल 370 सब क्लोज 3 की, कि वो नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, जिसके तहत आर्टिकल 370 वहां पर सीज टू एग्जिट, उसको खत्म भी किया जा सकता है इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ जे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की भाई जो जे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसोल्व होने के बाद भी आर्टिकल 370 सब क्लोज 3 में नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट के पावर है, वो इशू कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्यों जिक्र किया है? क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे स्पेशल स्टेटस होते हैं किसी स्टेट के, तो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे भी वहां पर कह सकते हैं मेजोरिटी ओपिनियन लेनी अनिवार्य हो जाता है। तो इस जजमेंट में यही कहा कि जो रिकमेंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि जेके की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी बात कर रही है, वो यहां पर प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में जो जेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यहां पर टेम्पररी बॉडी मानी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 खुद एक टेम्पररी प्रोविजन है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद सीज टू एग्जिस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो जो स्पेशल कंडीशन है 370 की, वो इंट्रोड्यूस जो वहां पर एप्लीकेबल होती थी, जो भी स्पेशल स्टेटस मिले हुए थे, वो भी ये माना जाएगा कि वो सीज खत्म हो चुकी है। पर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिचुएशन है स्टेट की वो तब भी बनी रहेगी और इसी वजह से 370 का जो आर्टिकल है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया कि जो पावर है 370 सबसेक्शन 3 की, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी, मतलब खत्म मानी जाएगी आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ जे एंड के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसी वजह से उसको वुड लीड टू फ्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी कारण से जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है उसको वहां पर फ्रीज माना जाएगा। और कोर्ट ने आखिरी में यही कहा कि जो पावर है 370 सबसेक्शन डी के अंदर, वो हम इसी वजह से सीज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर जे एंड के की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फ्रीज हो गई। अब मैं समझाता हूं, सिंपल समझो, में बहुत जरूरी है। देखिए 370 जो हमारा आर्टिकल है उसका सब क्लोज 3 है, वो बात करता है प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, प्रेसिडेंट पावर के बारे में। ये कह रहे हैं कि देखिए जब आप आर्टिकल 370 को ही वहां से रिमूव कर रहे हैं तो 370 का सब क्लोज 3 कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? तो यहां पर कहा कि देखिए अगर वहां से ये 370 को सीज किया जा रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि ये चीज तब भी एप्लीकेबल वहां पर हो सकती है भले जो जे एंड के की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी गई हो। यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह बात करते हैं कि जो कंकरेंस है स्टेट गवर्नमेंट की, वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई किए जाए। मतलब कि जो भी हमारा पूरा होल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे एंड के में अप्लाई किया जा रहा है, उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस है, उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट है, उनकी हम कह सकते हैं उनकी मेजॉरिटी ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है, वो यहां पर नेसेसरी नहीं है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर यही कहा कि देखिए कि कोर्ट यहां पर इस चीज के लिए नहीं बैठी रह सकती कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है क्या वो
जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे 370 के तहत वो एप्लीकेबल हो सकता है। क्योंकि देखिए हिस्ट्री खुद से यहां पर कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है वो वहां पर कंटिन्यू गोइंग ऑन नहीं रह सकता। इट वाज नोट एज आफ्टर 70 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अप्लाइड इन वन गो, उसे एक झटके में 70 साल के बाद भी ऐसे अप्लाई नहीं किया गया। तो इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस। अब यहां से देखिएगा, ये मेन पॉइंट है इसका, मैं ऊपर करके दिखा भी देता हूं आपको, यहां से समझिएगा। यह कहता है अकॉर्डिंग टू इट, इसी वजह से हम ये हेल्ड करते हैं कि जितने भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो अप्लाई हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कैसे? आर्टिकल 370 क्लोज 1 ऑफ सब क्लोज 3 इन वन गो, यानी कि एक झटके में, एक बारी में उसे अप्लाई वहां पर किया जा सकता है। यह हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर साफ निर्धारित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया, हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस एस के कौल थे, उन्होंने अपनी जजमेंट में यह भी कहा कि देखिए जो आर्टिकल 370 का मेन पर्पस था वो ये था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको अदर स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर मिला लेना, अदर स्टेट ऑफ इंडिया की तरह ही बना देना। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हम इस तरीके से नहीं ले सकते कि यहां पर एक लार्जर इंटेंशन को रिड्यूएंट होना अनिवार्य है। मतलब कि यहां पर जो जे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मेन इशू नहीं पर है। उनका कहना है कि भाई कैसे प्रेसिडेंट रूल आप अप्लाई कर सकते हो बिना जे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजोरिटी ओपिनियन से। तो वो कहा कि भाई देखिए जो यहां पर मेन रीजन था आर्टिकल 370 का वो यही था कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को हमारा इंटीग्रल पार्ट बना लो, और वो चीज यहां पर होनी चाहिए। और इसी वजह से यहां पर हम इस चीज को बड़ी अहमियत नहीं दे सकते कि जे के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन नहीं ली जा रही। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन भी मैंने आपको बताया पीछे कि किस आर्टिकल तहत के कि प्रेसिडेंट रूल बन रहा है, तो गवर्नर ने जब पावर को होल्ड कर लिया तो क्यों उसे नहीं यहां पर अप्लाई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272, जो यहां पर मॉडिफाई कर देता आर्टिकल 370 को। ये अल्ट्रा वायरस यहां पर बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या इशू फ्रेम्ड हुए, क्योंकि उनमें से ही पॉइंट निकल कर आएंगे, और ये पूरा इसका जवाब मैं आपके लिए लेकर आया। देखिए जो हमारी मेजोरिटी जजमेंट है वो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो मेजोरिटी जजमेंट है वो भी ये कह रही है, और जो से ऑथर्ड किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो यही कहा कि देखिए जब हम यहां पर ये देखते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 के अंदर, जो यहां पर अपीयर्ड हो रहा है आर्टिकल 371 में, ये फर्स्ट ब्लस में ही देखा जा सकता है, और ये इफेक्टिवली चेंज कर देते हैं 370 को। कोर्ट ने यहां पर पाया कि जो चेंजेस हैं वे सब्सटेंसिस चेंजेस हैं, और कोर्ट ने यहां पर पाया कि जो इंटरप्रिटेशन क्लोज हो रहा है यहां पर उसको मॉडिफाई नहीं किया गया। किसके अंदर? कि किसी उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मैं यहां से समझा देता हूं। कोर्ट ने कहा कि देखिए जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है यहां पर उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी आर्टिकल को बाईपास करके। यानी कि अगर आप किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आर्टिकल में अमेंड करना चाहते हैं तो वो बाईपास प्रोसेस के थ्रू नहीं किया जा सकता। सभी नेसेसरी जो टेकिंग, सभी नेसेसरी स्टेप है वो फॉलो करने अनिवार्य है। बिकॉज यहां पर यही हेल्ड किया, वी हैव देयरबाय हेल्ड, हम यही फैसला हम हेल्ड करते हैं कि जो अमेंडमेंट की गई एकदम से 370 के अंदर, बट टेकिंग रिकोर्स टू 377, जो 367 का रेफरेंस लेते हुए एकदम से 370 के अंदर अमेंडमेंट की गई, उसको अल्ट्रा वायरस की तरह देखा जाना चाहिए। और यहां पर कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखिए जो इंटरप्रिटेशन क्लोज अगर यूज हो रहा है उसको आप बाईपास प्रोसेस के थ्रू नहीं कर सकते कि आप एक किसी भी तरीके से आपने यूज किया आर्टिकल 367 का और 370 में अमेंडमेंट कर दी। जी नहीं, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रूट अपनाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए अनिवार्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरीके की किसी अमेंडमेंट को परमिट करते हैं तो वो यहां पर डिजास्ट्रेस साबित हो सकती है, हानिकारक साबित होती है। कोर्ट ने यही कहा। कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल 370 को अमेंड नहीं किया जा सकता
370 क्लोज 1 और सब क्लोज डी की पावर को यूज करते हुए। और इसी वजह से चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया थे उन्होंने यही कहा कि हम इसी चीज को कहते हैं कि अगर यहां पर, ये लास्ट पॉइंट समझिएगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यहां से समझिएगा कि रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 60, कि हम जो अमेंडमेंट हो रही है 370 में, किस प्रोविजन, किस आर्टिकल के तहत, 367 के तहत, तो यहां पर एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, उसी के तहत होनी चाहिए। यहां पर लिखा है इट हैव बीन सेड दैट देयर इज अ प्रोसीजर, उसी को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप बैक डोर से जाकर उसको कर रहे हैं तो उसको यहां पर अलाउड नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो डेंजरस साबित होगी। ये जो वर्ड है ना जो आखिरी में हम बता रहे हैं, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन रेज होते हैं और इसी से आपके मेंस पूछे जाते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है 272, वो यहां पर मॉडिफाई जो करते हैं आर्टिकल 367 की पावर का यूज करते हुए, वो कैसे अल्ट्रा वायरस बता रहे हैं उसको, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब इसके बाद बात आती है वैलिडिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जो यहां पर जरूरी नहीं है एडजुडिकेट करना, क्योंकि वहां पर और जो लद्दाख का है उसको वैलिड माना गया। बेसिकली जो जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अगर उसको एडजुडिकेशन की बात आएगी तो वो जरूरी नहीं है यहां पर करना, और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है लद्दाख का, वो वैलिड माना जा रहा है। देखिएगा कोर्ट ने यहां पर यही नोट डाउन किया कि देखिए कि जो स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर का, वो रिस्टोर्ड होगा, और जो स्टेटस होगा यूनियन टेरिटरी का J&K के लिए, वो टेम्पररी समय के लिए। और तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे एसजी से जो उनकी तरफ से सबमिशन आ रही है, कोर्ट ने पाया कि ये नेसेसरी नहीं है हमारे लिए कि हम ये पता करें, डिटरमाइन करें कि जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर का है इनटू यूनियन टेरिटरी, वो वैलिड है क्या नहीं, बिकॉज ऐसी कंडीशन में वो कुछ टाइम के लिए है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है लद्दाख का, कि उसे यूनियन टेरिटरी में जो कन्वर्ट किया गया है, वो आर्टिकल 3 के तहत अलाउड होता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है स्टेट का, वो यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि किस आर्टिकल के तहत ये चीज अलाउड होती है कि जो पोर्शन ऑफ स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो आर्टिकल 3 बात करता है और यहां पर उसको वैलिड भी माना गया है। तो ये क्वेश्चन आया कि जो पार्लियामेंट है, क्या वो एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकती है? नहीं, ये स्टिल अभी भी चैलेंजेबल है, इसको अभी भी यहां पर ओपन रखा गया है। क्लियर है यहां से आपको? आर्टिकल 3 इसको अपहेल्ड करता है कि पोर्शन ऑफ द स्टेट कैन बी कन्वर्ट और कैन बी मेड अ यूटी। ये यहां पर बात की गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यहां पर कहा जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि देखिए आपको जल्द से जल्द स्टेप लेने होंगे इलेक्शन कमीशन के, कि यहां पर जो वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर असेंबली के, उसको होल्ड कर दिया जाए। सितंबर 2024 तक, अगले साल तक होल्ड करने की बात की है। और यही कहा कि जल्द से जल्द आप वहां पर जो स्टेटहुड है, क्योंकि अभी यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर, आप जानते होंगे, तो जो वहां पर स्टेटहुड है उसको जल्द से जल्द वहां पर रिस्टोर किया जाए J&K का। यह भी यहां पर अप्लाई किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी। यहां पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं SK कौल, उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा कि देखिए हमें यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी चैनल ने अभी तक कवर अप नहीं करा है, क्योंकि ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसीलिए कोई कवर अप नहीं कर रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सबसे पहले तो हमें यह स्टेप लेना होगा कि हम हील करें, उन घाव को भरे, उन चोट के घावों को भरे जो यहां पर वोलेशन के एक्ट हुए हैं किसी भी स्टेट या उनकी तरफ से, जो अथॉरिटी एक्ट कर रही है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जो ट्रुथ टेलिंग सिचुएशन है वो वहां पर रिकॉन्सिलिएशन के वे पे आती है। अकॉर्डिंगली उन्होंने यही रिकमेंड किया कि देखिए हम यहां पर अगर एक इम्पार्शियल ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी बनाएंगे, जो यहां पर मतलब पार्शियलिटी नहीं करेगी किसी भी तरीके से, जो प्रॉपरली तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट देगी किस चीज का, जो जो वोलेशन का ह्यूमन राइट हुआ था, ह्यूमन राइट का वोलेशन हुआ था किसी भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर की वजह से, कब से, सिंस 1980 से। तो वहां पर जो कोई भी एक्टिविटी हुई थी, ये पर्टिकुलरली हमारी ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रोवाइड करेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कहा
जो कमीशन होगी वो सेटअप बिफोर मेमोरी एस्केप, यानी कि वो जल्द से जल्द सेटअप करो ताकि वो जो हमारी यादें हैं जो हमें ये बताती हैं कि यहां पर ह्यूमन राइट का एक बड़ी तादाद में वोलेशन हुआ था, उसको वहां पर दिमाग से निकलने से पहले, वो हमारे इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स को धुंधले होने से पहले ही हम रिकवर कर सके। और एक्सरसाइज मस्ट बी टाइम बाउंड, और जो ये रिपोर्ट बनानी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये टाइम पीरियड के अंदर करनी होगी। उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारी एंटायर जनरेशन है यूथ की, वो यहां पर बड़ी हो रही है और जो यहां पर उनकी जो फीलिंग्स है डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो यहां पर लिबरेशन को हमें अपनाना पड़ेगा। और इन एंड जो यहां पर कहा गया वो प्लीज ध्यान दीजिएगा आप, It is for the government to decide the manner in which the Truth and Reconciliation Commission must be set up, considering the sensitive issue involved. यानी कि ये गवर्नमेंट के अब ऊपर होगा कि कैसे वो जल्दी से जल्दी इस रिकॉन्सिलिएशन और ट्रुथ कमेटी का सेटअप करेगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलेशन है ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी, इसको सेटअप करने के लिए किस जजमेंट में कहा गया, किस स्टेट के अंदर बात की गई है। तीसरी चीज यहां पर किसने बात की थी, जस्टिस एस के कोल, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अपकमिंग एग्जामिनेशन में बार बार आएंगे जस्टिस के नाम। कुछ लोग इसे सीजीआई कंसीडर करेंगे, बट जस्टिस एस के कोल की तरफ से हुआ है। और यहां पर पूछा भी जा सकता है कि किस पर्टिकुलर काम के लिए काम करेंगे, तो ये यहां पर बात करेंगे कि जो स्टेट या उनके जो एक्टर्स हैं, उन्होंने जो बड़ी तादाद में ह्यूमन राइट्स का वोलेशन किया था, उसको कंसीडर करने के लिए, उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए ये कमेटी तैयार हो रही है। तो ये सभी पॉइंट्स थे हमारे जो यहां पर आज कवर किए गए, एंड मैं गारंटी देता हूं कि इतना डीपली ये सारे पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, कवर अप अभी तक नहीं किए गए। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है हमारा, उसकी एक हिस्ट्री भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि कैसे J&K में इंप्लीमेंट हुआ, क्या क्या प्रोसेस रहा, क्योंकि अब चांसेस हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं यहां पर जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग जुडिशियल एग्जामिनेशन को, तो उसको लेकर यहां पर एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से। फाउंडेशन बैच के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से प्रिपरेशन कराकर कोर लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें सभी मेजर, माइनर, लोकल लॉज या आपके स्टेट ओरिएंटेड लॉज को स्पेशली कवर कराकर दिया जाएगा। मात्र 12 मंथ का यह हमारा बैच है, जिसके तहत जो हमारी प्राइसिंग रखी गई है वो 50,000 रखी गई है। पर अगर आप यहां पर एक ह्यूज डिस्काउंट पाना चाहते हैं, या फिर आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आप इसे पाना चाहते हैं, तो आप यहां पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूं। डिस्प्ले पर आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का QR स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको हमें मैसेज करना है, सर मुझे भी फाउंडेशन बैच का पार्ट बनना है, जहां पर इसी प्रकार की जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट आती है मैं इतनी डीपली ही पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा लीगल करंट अफेयर, जो भी लैंडमार्क जजमेंट पर्टिकुलर जजमेंट की रही है, सब A to Z कवर कराऊंगा। तो आप यहां पर इस QR कोड को स्कैन करके हमारे साथ यहां पर हम जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, और जो आप लोगों का सपना है जुडिशियल एग्जामिनेशन क्रैक करने का, उसको साकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम एंड करते हैं। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी इसी तरीके से बड़े नए सेशन में। जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।